हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और आज अपन ABC बॉयलर लाइटअप के बारे में जानेंगे। तो ABC बॉयलर का लाइटअप बहुत ही इजी है। तो ये किस तरह से किया जाता है ये आज अपन जानेंगे। तो लाइटअप करने से पहले उसके पहले क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है वो मैं आपको बेसिस तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है उसका ऑल परमिट्स टू बी क्लोज्ड। मतलब जो भी परमिट लिए हैं सभी परमिट, कोल्ड वर्क हो, हॉट वर्क हो, हाइटर हो, जो भी परमिट है सभी डिपार्टमेंट के परमिट क्लोज होना चाहिए। और दूसरा उसके बाद ऑल डिपार्टमेंट के तरफ से क्लियरेंस, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तीनों डिपार्टमेंट से क्या है क्लियरेंस लेना चाहिए बॉयलर लाइटअप करने के लिए। उसके बाद सभी कंट्रोल वाल है, ऑल कंट्रोल वाल, ऑल डैम्पर, इन सभी डैम्पर और कंट्रोल वाल का स्ट्रोक चेक करना चाहिए। मतलब 100% अगर कंट्रोल वाल मैंने ओपन किया तो फील्ड में वो 100% ओपन होना चाहिए और उसका फीडबैक भी आना चाहिए। तो वो फीडबैक बराबर है कि नहीं है वो भी चेक करना चाहिए। नहीं तो लाइटअप के वक्त अगर डैम्पर प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ तो क्या है आपका लाइटअप फेल हो सकता है। उसके बाद है सभी ऑक्सिलरीज का ट्रायल, सभी फ़ैन हो गया, पंप हो गया, इनका ट्रायल लेना चाहिए। नहीं तो वक्त पे क्या होता है चालू ही नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम होता है। आपने बॉयलर लाइटअप चालू किया और उसमें आपका ड्रैग चेंज चालू ही नहीं हुआ, आपका कोई फिटिंग चालू ही नहीं हुआ तो आपका चलता हुआ बॉयलर भी बुझ सकता है। इसलिए ऑक्सिलरी का ट्रायल लेना ज़रूरी है। उसके बाद है पूरा चेकलिस्ट है, जो भी है ऑल चेकलिस्ट टू बी फिल्ड, मतलब सभी चेकलिस्ट है वो आपने भरना चाहिए। समझो फील्ड से चेकलिस्ट होना चाहिए, डायरेक्टर का अलग चेकलिस्ट, ड्रम का अलग चेकलिस्ट, सभी चेकलिस्ट फुलफिल होना चाहिए। समझो कि जो ऑल द वेंट है, ऑल वेंट ओपन, मतलब वेंट कौन कौन सा है, प्राइमरी सुपर हीटर का है सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, ड्रम वेंट, स्टार्टअप वेंट, ये सब ओपन होना चाहिए। और स्टार्टअप वेंट का आइसोलेशन ये भी ओपन होना चाहिए। नहीं तो स्टार्टअप वेंट ओपन है और उसका आइसोलेशन वाल ही क्लोज है तो आपका जब स्टार्टिंग में उसका स्टीम क्या होगा, स्टार्टअप वेंट से निकलेगा ही नहीं। इसलिए स्टार्टअप वेंट का आइसोलेशन वाल ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। और सभी ड्रेन ओपन रहना चाहिए। MSSV का बिफोर एंड आफ्टर, MSSV बिफोर एंड आफ्टर ड्रेन, उसके बाद IBSH का ड्रेन, मतलब जो भी बेड सुपर हीटर है उसका ड्रेन ओपन रहना चाहिए। और मेन स्ट्रीम लाइन के सभी ड्रेन ओपन रहना चाहिए, सभी ड्रेन ओपन रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका चेकलिस्ट में और आता है कि आपके सभी मैनुअल डोर्स वो ओपन है क्या, ESP के, इकोनोमाइजर, EPS, सुपर हीटर, बॉयलर के सभी मैनुअल डोर्स क्लोज किए हैं क्या, ये आपको चेक करना है। अगर आपके सभी डोर चेक करें तो आप चलता हुआ बॉयलर बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो क्या है बॉयलर से कहीं एक बॉयलर प्रॉपरली डोर बंद नहीं किया है और थोड़ा सा उसमें से क्या होगा हीट लॉस होते जाएगा और
अपना जो ड्राफ्ट है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा और अपने को क्या करना पड़ेगा, बॉयलर बंद करना पड़ेगा। तो ये सभी चेकलिस्टें आपको भरना चाहिए और फुलफ़िल करना चाहिए। उसके बाद है आपको मालूम रहना चाहिए कि मेरा जो ड्रम लेवल है वो 40 to 45% लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब स्वेलिंग होता है मतलब पानी गर्म होता है तो क्या स्वेलिंग होने के कारण अपने आप ड्रम लेवल बढ़ते रहता है। तो इसलिए जितना मिनिमम में लेवल लेंगे उतना अच्छा है। 40 to 45 लेवल। डिएरेटर लेवल लेना है, कूलिंग टावर लेवल लेना है, ये सब तीनों लेवल लेना है। उसके बाद आपको एयर चालू है कि नहीं वो चेक करना है। तो एयर चालू करने के लिए मेरे को पहले ACW पंप चालू करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर को चालू करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कूलिंग वाटर चाहिए। तो इसके पहले मैं ACW चालूँगा, उसके बाद मैं कंप्रेसर चालू करूँगा और उसके बाद ड्रायर चालू करूँगा। तो मतलब आपको बॉयलर चालू करने के लिए एयर का रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये सब आपने प्रॉपरली चेक किया। अब उसके बाद आपको मिनिमम फ्लूइडाइजेशन लेना है और मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन लेना है। तो आइए जानते हैं मिनिमम फ्लूइडाइजेशन एंड मैक्सिमम मिनिमम फ्लूइडाइजेशन मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम फ्लूइडाइजेशन ये दोनों क्यों चेक करते हैं। तो क्या होता है जब फर्स्ट कंपार्टमेंट को मिक्सिंग देते हैं ना उस वक्त अपने को इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। मतलब अपने को पता हो जाता है कि मिनिमम में फ्लूइडाइजेशन कितने पे हो रहा है और मैक्सिमम कितने हो रहा है। जब भी अपन मिक्सिंग देते हैं तो मैक्सिमम फ्लूइडाइज लेते हैं और 30 सेकंड रख के फिर मिनिमम फ्लूइडाइजेशन पे लेते हैं। तो आपको अगर जब मिनिमम मैक्सिमम फ्लूइडाइजेशन कर रहे उस वक्त आपको ID और FD के सेट पॉइंट पता होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब गर्म होते हैं सब फर्स्ट कंपार्टमेंट को अपन मिक्सिंग देते हैं ना उस वक्त क्या होता है कि जैसे 400 पे अपना मिनिमम हो रहा है तो क्या 350 पे आ जाएगा, गर्म होके थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर मैक्सिमम 700 पे हो रहा है तो फिर क्या है 650 पे लाइटअप के वक्त हो सकता है। तो आपको एग्जैक्टली आपको ID और FD के सेट पॉइंट भी पता होते हैं तो जिससे कि आप इजी वे से मिक्सिंग दे सकते हैं। तो इसलिए अपन मैक्सिमम और मिनिमम फ्लूइडाइजेशन लेते हैं। और फ्लूइडाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा आपका लाइटअप फेल होने के चांसेस रहते। समझो आपका फ्लूइडाइजेशन फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्रॉपर नहीं होता, मिनिमम मैक्सिमम मतलब फ्लूइडाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करने का कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में बेड मटेरियल है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में बेड मटेरियल थोड़ा बारीक साइज का ले लेना। जैसे 2.3 पे भी 3 mm बेड मटेरियल पे भी आपका नहीं हो रहा है फ्लूइडाइजेशन प्रॉपर तो आप 2 mm साइज का बेड मटेरियल ले लो तो क्या आपका प्रॉपरली फ्लूइडाइज हो पाएगा। ठीक है, ये सब आपने कर लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेड मटेरियल फिलिंग करना है। उसके जब मैं मिनिमम मैक्सिमम लूँगा तो उस वक्त मेरे को क्या चाहिए, बेड मटेरियल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इसमें फर्नेस में मेरा बेड मटेरियल कितना लगता है। तो ये आपका फर्नेस का लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट हो गया। तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। तो लेंथ इसका समझो 2 मीटर है, हाइट है 4 मीटर। तो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो समझो लेंथ कितना 2 मीटर है, हाइट कितना 4 और अपन जो बेड हाइट लेते हैं वो क्या 300 से 350 लेते हैं। तो क्या है DP प्लेट से लेते हैं। तो आपको अगर DP प्लेट से मेजर करना है तो आप जितना लगता है उतना करिए, नहीं तो फिर आपको एक्चुअल बेड मटेरियल कितना भरना है उसके हिसाब से लीजिए। तो समझो मेरा ये नोज़ल है, ये नोज़ल में क्या है जहाँ से एयर नोजल जहाँ से फ्लूइडाइज होता है वो आपका बेड मटेरियल फ्लूइडाइज कंडीशन में रहता है। उसके नीचे जो भी बेड मटेरियल रहता वो फ्लूइडाइज कंडीशन में नहीं रहता तो वो स्टैटिक हाइट रहती है, वो अपन कितना 100 mm पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जब भी फ्लूइडाइज लेते हैं तो ये स्टैटिक हाइट पकड़ के 300 से 350 लेते हैं।
तो आपका डीपी प्लेट में कभी कभी कवर किया हुआ रहता है, स्टैटिक हेड पूरा कवर किया हुआ रहता है। इस थर्मैक्स में बॉयलर में बहुत से मैक्सिमम में कभी कभी कवर किया रहता है, तो उसमें डायरेक्टली अपन 250 बेड हेड पकड़ते हैं। अब वो मतलब नोजल के होल के अबव से, तो इसे में मैंने 3 mm पकड़ लिया, तो पॉइंट मीटर में कितना होगा 0.3, तो ये आएगा इनटू क्या करेगा डेंसिटी। अब डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी रहता है 1000 kg/m³। तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो कितना आएगा 8 × 0.3 × 1000, तो ये आएगा kg में, तो ये आएगा 2400 kg/h। इसको मैं टन में करूँगा तो 2.4 टन में आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेरा एक कंपार्टमेंट के लिए कितना बेड मेटल लगता है। तो आपके अगर 3 कंपार्टमेंट होगा तो 2.4 × 3 कर लेना, 4 कंपार्टमेंट होगा तो 2.4 × 4 कंपार्टमेंट। इसलिए इस हिसाब से आपको 3 कंपार्टमेंट में 4 कंपार्टमेंट में कितना बेड मेटल लगेगा ये आपको पता हो जाएगा। तो 70 TPH का आसपास बॉयलर है तो 12 से 13 टन आपका बेड मेटल लगता है। ठीक है, तो आपका जितना एक कंपार्टमेंट को कितना लगा 2.4 टन। ठीक है, तो इसके आसपास 20% कितना लगेगा चारकोल लगेगा, 20% चारकोल लगेगा, तो आसपास आएगा 400 to 450 kg आपका चारकोल लगेगा। तो इसमें क्या है, एक बैग आपका 40 किलो का है तो आपको 100 बैग मिनिमम, आपको एक बैग अगर आपका कितना केजी का है छोटा केजी का, उसके हिसाब से आपका 100 केजी का बैग है तो आपका 4 बैग बड़े बैग लगेंगे। एक बैग अगर 100 केजी का है तो इसके हिसाब से आपको चारकोल भी पता चल गया। तो आपको चारकोल डीजल के साथ मिक्स करना कितना है और सूखा चारकोल कितना डालना है। तो 60% सूखा चारकोल चाहिए और 40% डीजल मिक्स वाला चारकोल चाहिए। समझो 400 केजी ले लिया तो उसमें से अपना 250 केजी सूखा चारकोल हो गया, डीजल मिक्स वाला 150 केजी हो गया। तो इस तरह से चारकोल कितना चाहिए और बेड मेटल कितना है आपको पता चल गया। तो आपने बेड मेटल डाल दिया, बेड मेटल के बाद मिनिमम मैक्सिमम फ्लूइडाइज ले लिया, आपका फ्लूइडाइज प्रॉपर है। उसके बाद आपने क्या किया, चारकोल स्प्रेड करना चालू किया। चारकोल स्प्रेड करने के बाद सबसे पहले ड्राई वाला चारकोल स्प्रेड किया। तो जो ड्राई वाला चारकोल है वो आपके जो इनर बेड कॉइल है उसके नीचे तक आना चाहिए ड्राई वाला। ठीक है, और चारकोल डालते समय ये आपका बेड कॉइल है, ये बेड कॉइल है आपके, ये दोनों तरफ बेड कॉइल है। तो चारकोल डालते समय आपने इतना डिस्टेंस छोड़ देना चाहिए, ये वाटर वाला है आपका, यहाँ से इतना डिस्टेंस छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इतना डिस्टेंस यहाँ से, इतना डिस्टेंस यहाँ से, मतलब करीब हाफ मीटर डिस्टेंस छोड़ देना चाहिए। क्या होता है कि इधर में बॉर्डर में फ्लूइडाइज प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए अपन इतना डिस्टेंस छोड़े और बीच में चारकोल डालना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप बेड मेटल डालते उसमें में क्या करना चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर बना चाहिए फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट में, ताकि क्या होगा जब मिक्सिंग देंगे ना अपन मैक्सिमम, तो चारकोल यहाँ का फर्स्ट कंपार्टमेंट का सेकंड कंपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए करके। ठीक है, तो आपने चारकोल बॉटम के जो बॉटम कॉइल है मतलब बेड कॉइल का बॉटम कॉइल है वहाँ तक अपने सूखा का चारकोल डाला। उसके बाद आपने डीजल मिक्स वाला चारकोल किया, तो वो क्या टॉप का जो बेड कॉइल है उसके बॉटम तक, टॉप का जो बेड कॉइल है उसके बॉटम तक आना चाहिए, और ये जो कॉटन जूट है वो कॉइल के बीच में बराबर प्रॉपरली स्प्रेड करना चाहिए। आपका चारकोल मिक्स हो गया, चारकोल डाल के हो गया, उसके बाद ड्राई चारकोल डाल के हो गया, उसके बाद केरोसिन वाला डीजल मिक्स वाला चारकोल डाल के हो गया, उसके बाद कॉटन जूट डाल के हो गया। आप अभी फायरिंग करने के लिए रेडी है। तो आपने फायरिंग कर दिया अभी।
अभी फायरिंग करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कब मेरे को आईडी चालू करना है, एफडी चालू करना है, पीए चालू करना है, और डीसीएस पे भी कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको अच्छी तरह से सीक्वेंस में बताता हूँ। तो समझो, जलने के लिए क्या चाहिए, जो आग लगने के लिए चाहिए फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जब फ्यूल और एयर चाहिए, ऑलरेडी आग तो लगी है, उसमें क्या फ्यूल चाहिए और एयर चाहिए, और चारकोल भी आपने ऑलरेडी स्प्रेड किए, तो मेरे को जलने के लिए क्या है, एयर की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें तो सभी फैन ऑल द डोर्स क्लोज रहते हैं, सिर्फ मैनुअल डोर थोड़ा सा ओपन रखते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट में आपने चारकोल जलाना चालू किया, तो आपको क्या है, एयर की ज़रूरत पड़ेगी। जब फर्नेस में अंधेरा होना छाएगा और धुआं होने की कोशिश करेगा, तब आपको क्या करना चाहिए, पहले स्टार्ट में डैम्पर खोलना चाहिए, आईडी का डैम्पर। तो कुछ प्लान में क्या होता है कि डिस्चार्ज डैम्पर खोलते हैं, कुछ में सक्शन में कंट्रोलिंग होता है, ये दोनों तरफ होता है, डिपेंड अपॉन वेरियस बॉयलर। तो ठीक है, कुछ इसमें सक्शन में कंट्रोल होता है, कुछ इसमें डिस्चार्ज में कंट्रोल होता है, ठीक है। कुछ तो उसमें क्या करते हैं, आपको जिस प्लान में आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप मेंटेन कर सकते। तो मेरे को ड्राफ्ट मेंटेन करना है +- +1, +- 1, पॉजिटिव एंड -1, +1 तक मेंटेन करना है, फिर -1 तक मेंटेन करना है। ये आप मेंटेन करेंगे तो आपका अच्छी तरह से प्रॉपरली लाइटअप होता है। और लाइटअप करने के लिए मेन चीज़ है प्रॉपरली फ्लूइडाइज होना चाहिए, और प्रॉपरली चारकोल जलने के बाद प्रॉपरली मिक्सिंग होना चाहिए, ये 3 चीज़ें मेन है। तो आपने जब अंधेरा छा गया तो क्या किया, आईडी फैन का सक्शन डैम्पर ओपन किया। उसके बाद जब फ्लेम क्या है, बढ़ते उसके बाद आपने क्या किया, आईडी फैन चालू किया। आपको अंधेरा छा गया तो आपने आईडी फैन चालू किया। तो फील्ड में तो आपको दिख रहा है कि मेरे को जलने के लिए एयर चाहिए, लेकिन डीसीएस पे कैसे पता चलेगा, तो डीसीएस पे फर्नेस टेम्परेचर आपका रुक जाएगा, बढ़ते रुक जाएगा। तो उस समय में आपको पता चलेगा कि अभी मेरे को आईडी की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। तो उसके बाद आईडी चालू कर दिया, ऐसे ही फर्नेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेड टेम्परेचर तो स्टार्ट में दिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एफडी चालू किया, तो आईडी, एफडी और पीए ऐसा सीक्वेंस रहता है, ठीक है। तो आईडी, एफडी और पीए, ठीक है। तो किसी प्लांट में स्टार्ट में पहली पीए फैन चालू करके पीए हेडर ले लेते हैं 400 to 500 mmWc, ठीक है, इतना पीए हेडर लेते। अगर आपका पीए डैम्पर पैसिंग है और 1200 तक जा रहा है तो पीए फैन चालू करके कोई मतलब नहीं, आपको डैम्पर भी बंद करके रखना पड़ेगा। कुछ बॉयलर में ऐसा रहता है कि आप मिक्सिंग के वक्त डायरेक्ट पीए फैन चालू करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें पासिंग के वक्त एयर जाने की वजह से क्या होता है कि डायरेक्टली आपका जो फ्लूइडाइजेशन जो है, मतलब आपका जो फ्लेम है वो क्या है, बुझ सकता है। इसकी वजह से आप पीए फैन को है लास्ट में चालू करते हैं, और जब मिक्सिंग देना है तब। तो ठीक है, आपका आईडी, एफडी, पीए ये सीक्वेंस है, ठीक है। आपने तीनों फैन चालू किए, आपको अगर ज़रूरत है तो पीए फैन आप मिक्सिंग के वक्त भी चालू कर सकते हैं। तो आपका धीरे धीरे फर्नेस टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्नेस टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री है, फर्नेस टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री है, और आपका बेड टेम्परेचर 400 से 450। ये कैसे लाना है, तो धीरे धीरे क्या करना है आपका, जैसे एफडी फैन चालू किया तब आपको क्या करना है, 50 mmWc आपका एयर बॉक्स रखना है, धीरे धीरे चालू करना। फिर आपका धीरे धीरे फर्नेस टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद 100 करना है mmWc, उसके बाद 200 करना है, उसके बाद 300 करना है, उसके बाद 400 करना है। तो धीरे धीरे आपका फर्नेस टेम्परेचर बढ़ेगा, 200 से 300 डिग्री तक आएगा, और आपके बेड टेम्परेचर भी 400 to 450 आएंगे। तो आपको अभी मिक्सिंग के लिए रेडी होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो आपका जो ऊपर का लेयर है चारकोल का ऊपर का लेयर पूरा जल गया, तो आपको क्या करना है, उसको मिक्सिंग देना है। क्योंकि क्या है कि ऊपर का लेयर जलने के बाद आपको उसको बेड को हीट करना है, मतलब हीट ट्रांसफ़र करना है बेड में, तो नीचे का चारकोल भी प्रॉपरली जलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम तक फ्लूइडाइजेशन करूँगा। जो आपने पहले मैक्सिमम मिनिमम चेक किया था, उसी इस पे मैक्सिमम पे मैं फ्लूइडाइज लेके जाऊँगा, और 30 सेकंड तक रखूँगा। 30 सेकंड तक मैक्सिमम में लेके जाने के बाद फिर से मिनिमम तक आऊँ। तो मैक्सिमम समझो मैंने 800 mmWc लिया एयर बॉक्स, तो मिनिमम में मैं
400 पे जाऊंगा। जो पहले चेक किया था 450 पे जो भी होता था उसके हिसाब से मैं मिनिमम पे गया, मिनिमम पे फिर फुड आइस रखते गए। तो आपको मालूम है धीरे धीरे बेड टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे। तो ये 400 450 से 500 आ गया तो आप कोल्ड फीडिंग देने के लिए मतलब रेडी हो। क्योंकि क्या है डायरेक्टली अपन कोल को जलाते नहीं, चारकोल क्या है जला सकते हैं डायरेक्टली। कोल का इग्निशन टेम्परेचर 450 से 500 होता है। तो मैंने क्या किया फिर कोल का इग्निशन टेम्परेचर आने के बाद कोल फीडिंग चालू किया। तो आप डायरेक्शन चालू पी ए लाइन पूरे फ्लश करके पी हेडर बढ़ा के 1000 mmWC करके आप पी ए लाइन फ्लश कर दो। उसके बाद आप डायरेक्शन चालू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके जो बेड टेम्परेचर है वो 450 से कितने तक जाएंगे, 900 डिग्री से जाएंगे। मेरा बेड टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री टेम्परेचर से 900 डिग्री तक जाएंगे। तो आपको मालूम है कि आपके बेड टेम्परेचर अगर फास्ट में अगर राइज हो रहे तो आप बेड चार्जिंग करो या फिर सेकंड कंपार्टमेंट को मिक्सिंग दो, या फिर सेकंड कंपार्टमेंट को मिक्सिंग दो। तो क्या है बेड चार्जिंग करेंगे तो आपके बेड टेम्परेचर होल्ड जाएंगे और सेकंड कंपार्टमेंट को मिक्सिंग देंगे तो भी आपके टेम्परेचर होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेड टेम्परेचर कंट्रोल करना है। फिर सेकंड कंपार्टमेंट कब लाइन पे लेना है, तो सेकंड कंपार्टमेंट को पहले मिक्सिंग देना है। जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट को दिया था वैसे सेकंड दो कंपार्टमेंट का एयर फ्लो लेके आपको सेकंड कंपार्टमेंट को मिक्सिंग देना है। फिर सेकंड कंपार्टमेंट के टेम्परेचर भी अगर 450 आ गए तो उसके बाद आप सेकंड कंपार्टमेंट लाइन में ले सकते हैं। कोल्ड फीडिंग देके सेकंड कंपार्टमेंट लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ गया, सेकंड को मिक्सिंग देना चलो आप इस तरह से सेकंड कंपार्टमेंट भी ले सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे येलो फ्लेम है तो क्या होता है बेड टेम्परेचर कम होते हैं, 400 से 400 डिग्री तक रहते हैं। आपका अगर ऑरेंज फ्लेम है, फ्लेम जो है वो ऑरेंज है तो टेम्परेचर 600 से 700 डिग्री तक रहते हैं। और रेड हॉट डिग्री में 850 से 900 डिग्री तक रहते हैं। तो आपको फ्लेम के कलर से ही आपको पता चलेगा कि आपका बेड टेम्परेचर कितना है, आपका प्रॉपरली आपका बर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और कभी कभी ब्लूइश फ्लेम आता है, उसमें क्या होता है क्लिंकर फॉर्मेशन रहता है। तो आप जब भी ब्लूइश फ्लेम है उस एरिया को क्या करें रॉड से थोड़ा सा हलाना है तो प्रॉपरली आपका फ्लूइडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी बेड टेम्परेचर आ गए, सभी कंपार्टमेंट भी आ गए। तो अभी उसके बाद आपका बॉयलर का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो समझो जब 2 kg बॉयलर का प्रेशर आ गया तो आपको क्या है ड्रम वेंट और सुपर हीटर वेंट ओपन करना है। सुपर हीटर वेंट ये क्लोज करना है। आपने जो पहले ओपन किया था 2 kg क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 kg पे अपन ने बंद किया। ठीक है, उसके बाद 5 से 7 kg प्रेशर पे आपको IBSH का ड्रेन बंद करना है। IBSH जो आपका बेड सुपर हीटर है उसको क्लोज करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे आपका 25 kg प्रेशर आ गया, आपके बॉयलर का 25 kg प्रेशर आ गया तो आप मेन स्ट्रीम लाइन चार्ज कर सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम लाइन चार्ज करते वक्त MSSV बाईपास आपको ओपन करना है। तो आप जैसे ही MSSV बाईपास ओपन करेंगे तो क्या होगा MSSV बाईपास की लाइन क्या है छोटी रहती, तो आप इजीली आप उसको लाइन को हीटअप कर सकते हैं। और ड्रेन ओपन होने के कारण आपका धीरे धीरे वहाँ से कंडेंसेट निकलना चालू होगा और आपका लाइन हीटअप होगा। ठीक है, तो MSSV बाईपास आपने ओपन किया, उसके बाद आपका प्रेशर 60 अबोव आ गया, 60 अबोव और टेम्परेचर 450 अबोव आ गया तो आप MSSV मेन स्टॉप वाल ओपन कर सकते हैं। धीरे धीरे MSSV ओपन कर सकते हैं। तो जितना आपने बॉयलर का प्रेशर है उसके हिसाब से आप कर सकते। मेरे बॉयलर का समझो 90 kg है तो मैं 60 पे ही धीरे धीरे ओपन कर सकता हूँ और उसके हिसाब से अपन टरबाइन को इनलेट में स्टीम दे सकते हैं।
तो इस तरह से आराम से आपको कैसे मेन स्ट्रीमलाइन चार्ज किए, कैसे बॉयलर लाइटअप किए, आराम से आपको समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो एलपी डोजिंग है और एलपी डोजिंग पंप और एचपी डोजिंग पंप ये दोनों चालू करना है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम है कि आपका जब आपका आईबीडी आप देते हैं, आपका ड्रम लेवल मेंटेन ही नहीं हो रहा है, तो कभी कई प्लांट में क्या होता है कि बॉटम रिंग हेड पर मारते हैं। तो आप में कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आपको बॉटम रिंग हेडर मारना है, क्योंकि क्या होता है उस समय में आपके बॉयलर के जो प्रेशराइज में होने के कारण क्या होता है कि बॉयलर के ट्यूब बेंड होने के चांसेस रहते हैं। तो रनिंग में कभी भी बॉटम रिंग हेडर नहीं मारना चाहिए, ये बहुत मेन चीज़ है। और बॉयलर चालू होने के बाद सीबीडी क्रैक में थोड़ा सा ओपन करके रखना चाहिए। चाहे तो इसमें एचपी डोजिंग में थोड़ा सा 500 ग्राम फॉस्फेट भी डाल के रख देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्लो डाउन मारते हैं तो आपका फॉस्फेट वैसे ही निकल जाता है। तो उस फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको बॉयलर चालू होते हैं को 500 ग्राम टीएसपी डाल के रखना चाहिए। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे से आपको बॉयलर का लाइटअप समझ में आया। अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।